भारत और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने लेह का दौरा करेंगे। इस दौरान सेना प्रमुख 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे। इसके साथ ही भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बातचीत पर प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। पुरी में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा को निकालने की इजाजत दी है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने के रोक के बावजूद अहमदाबाद में मंदिर परिसर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि एक भारतीय जवान शहीद हो गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने अभी भी पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि अभी भी कई आतंकी इलाके में छुपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जेल अधीक्षक का तबादला हुआ है, जिसमें लखनऊ जेल अधीक्षक पी.एन. पांडे नैनी जेल भेजे गए हैं। वहीं कानपुर जेल अधीक्षक आशीष तिवारी लखनऊ जेल अधीक्षक बने। बाराबंकी के जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल कानपुर जेल के जेल अधीक्षक बनाए गए हैं। तो वहीं हरिबख्श सिंह नैनी जेल से बाराबंकी भेजे गए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 91,86,151 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 49,21,899 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं 4,74,260 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 14,933 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 4,40,215 पहुंच चुका है। अब तक 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,48,189 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,746 हो चुकी है। वहीं 33,013 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 2175 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। 1,32,000 कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है। वहीं 65,744 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,170 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 103 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 17,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 569 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 2,402 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। सोमवार को 58 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अब तक 28 मरीजों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दक्षिण अफ्रीका में हो गए हैं। यहां 1,01,000 केस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1991 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इस नए एसओपी में मुताबिक अगर मरीज का घर होम आइसोलेशन के लिए ठीक नहीं पाया जाता है तो उसको कोविड केयर सेंटर में एडमिट कर दिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। लखनऊ में डायल 112 के मुख्यालय को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। दफ्तर खुलते ही 6 और कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 दिन बाद यानी कल से ही डायल 112 में काम शुरू हुआ था। वहीं एक बार फिर 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 103 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या 1516 हो चुकी है और 894 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 19 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। नोएडा में कोरोना संक्रमण के 603 एक्टिव केस हैं। अलीगढ़ में कोरोना एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 1 साल की बच्ची समेत 33 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जीएन मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट लैब के कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अलीगढ़ में कोरोना के 409 मामले हो चुके हैं।
कोरोना संक्रमण से जूझ रहे पटना के एम्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की पुष्टि एम्स प्रशासन ने की है। बताया जा रहा है कि युवक 15 जून को पटना एम्स में भर्ती हुआ था, जिसके बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। देहरादून में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सेलाकुई में 100 बेड के अस्पताल बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 19 करोड़ रुपए उच्चीकरण के लिए सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। वहीं 10 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में जारी कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले में अभी भी प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बॉर्डर पर ही प्रवासियों की जांच के लिए सैंपल लेने शुरू कर दिए गए हैं। सरकार पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। देहरादून में हंस फाउंडेशन के सहयोग से मसूरी विधायक गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी को एक एम्बुलेंस भेंट की है। विधायक गणेश जोशी ने हंस फाउंडेशन की मंगला माता और भोले महाराज का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना काल में हंस फाउंडेशन ने बढ़ चढ़कर सरकार और जनता की मदद की है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया है कि उत्तर प्रदेश बिहार में बहने वाली लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है। इन नदियों पर बाढ़ में सुरक्षा को लेकर जो डैम बनाए गए हैं उनका रख रखाव हम करते रहते हैं, लेकिन अब नेपाल के रुख में काफी परिवर्तन आया है। नेपाल की ओर से डैम की मरम्मत में समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बांध का निर्माण कराया जा रहा है। उनको नो मैंस लैंड में होने का दावा करते हुए नेपाली फोर्स ने निर्माण रुकवा दिया है। नेपाल की ओर से अंगड़ा लगाए जाने के बाद पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने नेपाल के दावे पर आपत्ति जताते हुए इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। किम यो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह बनने की राह पर है। वह उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन की छोटी बहन है। वह अपने भाई बहनों में अकेली हैं, जिन्हें किम जोंग उनका करीबी और ताकतवर सहयोगी माना जाता है। किम यो जोंग पहली बार 2018 में चर्चा में आई, जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर वोटर्स संवैधानिक बदलाव को मंजूरी देते हैं तो वे एक और कार्यकाल के लिए विचार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संवैधानिक बदलाव को लेकर 25 जून से 1 जुलाई तक देश भर में वोटिंग होगी। 2024 में पुतिन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर संविधान में संशोधन हो जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में पुतिन 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल जहां 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा आज स्थिति साफ होगी। आज एचआरडी मंत्रालय अपना रुख साफ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कैंसिल करने की बात कही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर अंक देने पर विचार करने को कहा था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून तक फैसला लेने का समय भी दिया था। अयोध्या में वीएचपी ने क्षेत्र पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक 26 जून को 32 पदाधिकारियों के साथ होगी। बैठक में 4 प्रांतों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। क्षेत्र पदाधिकारियों की यह अहम बैठक वीएचपी मुख्यालय कार सेवक पुरम में आयोजित की जाएगी। बैठक में वीएचपी महासचिव विनायक राव देशपांडे और वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय मौजूद रहेंगे। दून घाटी में 30 साल के लंबे इंतजार के बाद अब औद्योगिक विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी। पर्यावरणीय लिहाज से 1 फरवरी 1989 को जारी दून घाटी नोटिफिकेशन के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बदलाव कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दून घाटी में व्हाइट, ग्रीन और ऑरेंज जोन के उद्योग लग सकेंगे। आपको बता दें कि पहले यहाँ व्हाइट श्रेणी नहीं थी।
उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने अपने तमाम पंचायतों के खाते में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में क्लिक करके सीधे 238 करोड़ रुपए त्रिस्तरीय पंचायतों के खाते में डाले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो डिजिटल माध्यमों को ही आगे बढ़ाना होगा। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली में लॉकअप में बंद एक युवक ने अपना गला काट लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने आनन फानन में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे झांसी रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर ये कदम उठाया। मऊ के घोसी इलाके में बदमाशों ने पिता पुत्र को गोली मारकर 40,000 रुपए समेत लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि टीम गठित कर दी गई है, मामले की जांच की जा रही है। गोरखपुर में हॉस्पिटल में कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान एक पक्ष के साथ मौजूद थे, वहीं पुलिस ने एक पक्ष के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हाथरस की सासनी तहसील में छज्जा गिरने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पड़ोसी और 2 बच्चों के साथ छज्जे के नीचे बैठी थी। अचानक मकान का छज्जा उनके ऊपर गिर गया। दोनों महिला और दोनों बच्चे छज्जे के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विकासनगर के बाजार में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रुड़की आईआईटी में कार्यरत एक वरिष्ठ सहायक पर 5 लाख की ठगी का आरोप लगा है। वहीं मामले की शिकायत आईआईटी प्रबंधन ने सिविल लाइंस पुलिस को की है। फिलहाल इस घटना से आईआईटी प्रबंधन ने हड़कंप मचा हुआ है। आईआईटी प्रबंधन ने जांच पूरी होने तक आनन फानन में वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया है। पिथौरागढ़ की मुनिस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनिस्यारी मिलन रोड से पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। धापा के पास सैनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण ध्वस्त हो गया है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील को इन दिनों हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर सुरक्षा की तैयारियों को देखने के लिए शीर्ष अधिकारी धारचूला पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्मी के शीर्ष अधिकारी कुछ दिन बॉर्डर पर जवानों के साथ रह सकते हैं। अम्बेडकर नगर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। गैंगरेप की घटना को रेप में बदलने का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सहारनपुर न्यायालय के सामने मार्केट में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन के कुंठौंद थाना क्षेत्र में एक युवक का शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा की सेक्टर 20 पुलिस बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। बदमाश सेक्टर 3 में ऑफिस बनाकर लोगों को दिल्ली एनसीआर की कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लोगों का बायोडाटा भी बरामद किया है। नोएडा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28 मोबाइल, 57,000 रुपए और 2 बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। बदमाश दिल्ली एनसीआर में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा के
कटारा बाजार थाना इलाके में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों और मृतक के बीच तालाब की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका केस न्यायालय में चल रहा है। गाजियाबाद के सिहाना इलाके में एक दिन दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां 10 महीने के बच्चे की पानी के भरी बाल्टी में गिरकर मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नोएडा पुलिस ने एक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित फैक्ट्रियों और कंपनियों को अपना निशाना बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्य फैक्ट्री के गार्ड और के साठगांठ करके लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बैंक के पैसे निकालकर घर जा रही शिक्षिका से उनके ही पूर्व छात्र ने अपने भाई के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अलीगढ़ में बाजार से सब्जी लेने गई महिला के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की। साथ ही विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के पति के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने एसएसपी को दी है। कानपुर देहात में पत्नी के मायके चले जाने की वजह से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक हफ्ते पहले मृतक की पत्नी अपने भाई के साथ मायके गई थी। युवक का शव पेड़ से लटका देख गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा के थाना हरी पर्वत इलाके में एक रिक्शा चालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि रिक्शा चालक का शव बाईपास खंडारी के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस रिक्शा चालक की शिनाख्त करने में जुट गई है। मानसून ने देश के तकरीबन 70% हिस्सों को कवर कर लिया है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों को भिगोने के बाद मानसून अब मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय हो गया है। इन तीनों राज्यों में मानसून की एंट्री 14 जून को ही हो चुकी है। 2 दिनों से इन इलाकों में अच्छी बारिश भी हो रही है। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है। बरेली में सुबह ही झमाझम बारिश हो गई है। आपको बताएं कि बारिश होने की वजह से मौसम सुहावना हो चुका है। वहीं बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज 73वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 जून 1948 से हुई है। हालांकि पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। इन गेम्स में भारत ने अपना 100 साल का सफर पूरा कर लिया है। देश ने पहली बार आधिकारिक टीम 1920 के ओलंपिक में भेजी थी। यह गेम्स पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बेल्जियम के एटपोर्ट में हुआ थे। कोरोना के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम 28 जून को इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। यहां उसे 3 मैचों के टेस्ट और इतने ही T20 मैच की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड पहुंचने पर पाकिस्तान टीम डार्बीशायर में 14 दिन क्वारंटीन रहेगी। हालांकि इस दौरान खिलाड़ियों के प्रैक्टिस पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। श्रद्धा कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है, जो फैंस के बीच काफी ट्रेंड कर रहा है। श्रद्धा शीशे के सामने अपने आप को देखकर डर जाती हैं। दरअसल इस वीडियो में श्रद्धा एक साइड के बाल कर्ली हैं, वहीं एक तरफ के बाल काफी स्ट्रेट थे। ऐसे में वे अपने लुक को लेकर हैरान रह जाती हैं। 63 साल के अनिल कपूर अपने फिटनेस पर जमकर मेहनत करते हैं और उनके फिटनेस वीडियोस फैंस के बीच काफी वायरल होते रहते हैं। अनिल एक बार फिर अपने फैंस फिटनेस वीडियो के चलते ट्रेंड हो रहे हैं। इस वीडियो में अनिल कपूर रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।